हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाई एस के पटेल यूट्यूब चैनल। ये मैं आपको फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करवा चुका हूँ, है ना? सेकंड रह रही है, थर्ड करवा चुका हूँ, फोर करवा चुका हूँ। फर्स्ट मैंने खूब अच्छे से करवाई है, थर्ड मैंने 8 थ्योरम्स बता दिए, आपको उनको कर लेना, उनमें से इजीली क्वेश्चन आ जाएगा। यूनिट नंबर 4 से 4 थ्योरम बताइए। फिक्स क्वेश्चन बताएं भाई जो एग्जाम में आएंगे। एक्स्ट्रा बताऊंगा थ्योरम तो आप नहीं कर पाओगे, उससे कोई फायदा नहीं फिर उस चीज़ से। जो आप एग्जाम टाइम में नहीं कर पाओ तो उससे कोई सेंस नहीं होगा। पहले इतना कार्य करना जितना आप सहन कर सकें भाई, जितना आप एग्जाम टाइम में बोझ उठा सकें उसका, है ना, उतना ही काम करना। अब देखिए, यूनिट नंबर सेकंड ग्रुप परम्यूटेशन, है ना? यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर सेकंड ग्रुप्स परम्यूटेशन। ग्रुप क्रमचय, है ना? इसमें देखिए, सबसे पहले इसका बेसिक देख लीजिए भाई, जो आपको थ्योरम्स को और कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काम में लिया जाएगा। तो भाई लेक्चर नंबर फर्स्ट को सभी अवश्य देखना, बाकी के लेक्चर जब भी देखना स्टार्ट करना, है ना? क्रमचय के बारे में देखिए। आप सबसे पहले क्रमचय क्या होता है, यूनिट का नाम क्या है? ग्रुप्स परम्यूटेशन, ग्रुप्स क्रमचय, है ना? तो सबसे पहले आप क्रमचय के बारे में देखिए कि क्रमचय क्या होता है, परम्यूटेशन। एक परिमित समुच्चय देखिए, एक परिमित सेट का स्वयंपरी, एक परिमित सेट का स्वयंपरी वन बाई वन ऑनटू मैपिंग। समझिए कि क्रमचय क्या होता है। एक परिमित सेट में, एक परिमित समुच्चय में स्वयं पर ही एक एक ही आच्छादक प्रतिचित्रण हो, है ना? एक परिमित सेट है, जैसे मैं मान लेता हूं एस बराबर एक्स वाई जेड, है ना? एक परिमित समुच्चय में प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ वन वन एन एन टू ऑन टू एक 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 ही आच्छादक प्रतिचित्रण हो, तो उसको आप क्या बोलते हैं? क्रमचय बोलते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, जो परिमित सेट होता है उसमें अवयवों की जो संख्या होती है उसको क्रमचय की घात या क्या बोलते हैं? असांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात या असांक बोलते हैं। क्रमचय के बारे में दोबारा से देखिए। एक परिमित सेट में स्वयंपरी एक एक ही आच्छादक क्या हो? प्रतिचित्रण हो, तो उसको आप क्या बोलते हैं? क्रमचय बोलते हैं। जो परिमित सेट होता है जिसमें अवयवों की संख्या होती है, वो क्या होती है? क्रमचय की घात या क्या होती है? असांक होती है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं सेट मान रखा है परिमित सेट, जिसमें एलिमेंट है एक्स वाई और जेड। कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, परिमित सेट है। तो इसमें आप क्रमचय इस तरह बना सकते हैं एक्स वाई जेड, वन बाई वन ऑन टू मैपिंग, मैपिंग होनी चाहिए एक एक ही आच्छादक प्रतिचित्रण। तो आप इस तरह कर सकते हैं, एक्स का एक्स के भी साथ कर सकते हैं, वाई का वाई के साथ भी कर सकते हैं, जेड के साथ भी कर सकते हैं। या इस तरह से एक्स वाई जेड का, एक्स का वाई के साथ, वाई का जेड के साथ और जेड का एक्स के साथ, एक्स के साथ। इस तरह आप क्रमचय के बारे में बोल जानते भाई। एक बात कंडीशन ये ध्यान रखना कि जो क्रमचय में यदि स्तंभों को चेंज कर दिया जाए ना, तो उस पर क्रमचय पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे एक्स वाई जेड है ना, इसमें वाई जेड एक्स, इसमें आपस में ऐसे चेंज कर दिया जाए कि वाई एक्स जेड इस तरह से, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता ना। समझ गए ना क्रमचय क्या होता है? दोबारा से सुन लीजिए। एक परिमित सेट में स्वयं पर ही एक एक ही आच्छादक क्या हो? प्रतिचित्रण हो, एक एक ही आच्छादक प्रतिचित्रण हो। और जो परिमित सेट होता है उसमें जो एलिमेंटों की संख्या होती है वो क्रमचय की घात या असांक कहलाती है। देखिए, एक परिमित सेट है, इसमें आप आपस में इस तरह से क्रमचय के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। क्रमचय में
जो होता है परिमित सेट होता है उसमें आपस में स्तंभों की संख्या चेंज करने से क्रमचय में कोई चेंज नहीं आता है। फर्स्ट कंडीशन हो गई। क्रमचय के बारे में आप समझ गए होंगे ना भाई, फर्स्ट लेक्चर को अवश्य सभी अच्छे से देखना। नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन, क्रमचों का गुणनफल, क्रमचों का गुणन। सेकंड देखिए, क्रमचों का गुणन। ऑफ परम्यूटेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन, देखिए क्रमचों का गुणन। देखिए किसी सेट में मैं दो ना मैं दो एलिमेंट मान लेता हूँ, जैसे एफ और जी। आप फलन मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, है ना। माना एफ तथा जी दो फलन है ना, तो इस तरह से आप क्रमचों का गुणन किस तरह निकालेंगे, एफ डॉट जी को आप इस तरह व्यक्त करेंगे फॉग से, है ना, इस तरह से। और जी एफ को आप किस तरह व्यक्त करेंगे, गॉप से। पढ़ चुके हैं भाई, यहाँ पे 11th-12th में आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा इन सब के बारे में, गॉप फॉग सब क्या होता है ना, क्रमचों का गुणन। अब देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। मैं एफ बराबर मान लेता हूँ 1 2 3 4। ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा भाई, सबसे इम्पोर्टेंट यही है इस लेक्चर में, है ना, ये टॉपिक इसको समझना। या आगे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, कुछ थ्योरम सॉल्व करवाऊंगा, इसी बेस पर ज़्यादातर ये कॉन्सेप्ट यूज में लिया जाएगा। तो एफ बराबर जैसे मैं मान लेता हूँ 1 2 3 4 3 1 4 2। जी बराबर मान लेता हूँ 1 2 3 4 ना, 2 3 4 1, इस तरह से मान लेता हूँ। आपको एफ और जी किस तरह निकालना है वो देखिए। दो तरीके हैं भाई फॉग निकालने के या गॉप निकालने के। फर्स्ट देख लीजिए, फर्स्ट इजी है मेरे हिसाब से, ज़्यादातर भाई आप इसी से निकालना, इसी कॉन्सेप्ट को यूज में लेना। देखिए किस तरह निकालते हैं। सबसे पहले आपको इनको इस तरह लिखना भाई, एक साथ लिखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना। फॉग देखिए, पहले आप जी पर जाइए, जी का 1 के 2 के साथ, 1 का 2 के साथ। अब यहाँ देखिए 2, पहले आप ये ध्यान रखना, दोबारा से देखिए, मैं आपको स्टेप में लिख देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो 1 2 3 4, ये 3 1 4 2, 1 2 3 4, 2 3 4 1। किस तरह निकालना है देखिए। सबसे पहले आप ऊपर का सेम है उसको आप लिख दीजिए 1 2 3 4। अब देखिए, पहले आप जब किसका निकाल रहे हैं, फॉग निकाल रहे हैं, तो जी पर जाइए, है ना। जी पर जाइए तो 1 का किसके साथ मैपिंग है, 2 के साथ। 1 की किसके साथ मैपिंग है, 2 के साथ। 2 की किसके साथ है, 1 के साथ। किसके साथ है, 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर इसमें देखिए, जी में ही जाना है सबसे पहले। 2 की किसके साथ है मैपिंग, 3 के साथ। किसके साथ है, 3 के साथ। तो 3 की किसके साथ है, 4 के साथ, 4 आ जाएगा। अब 3 की किसके साथ है, 4 के साथ। किसके साथ है, 4 के साथ। 4 की किसके साथ है, 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए 4 की 1 के साथ, 1 की 3 के साथ। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, फॉग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, फॉग निकाल सकते हैं। अब यहीं से अगर गॉप निकाला जाए तो तब देखिए वो किस तरह निकालेंगे, इक्वल में देखना। 1 2 3 4, गॉप क्या है आपका, 2 3 4 1। 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 1 4 2, है ना।
गॉप निकालिए भाई। ऊपर का सेम रहे, 1 2 3 4। ये सेम नहीं है तो भाई इसको आप चेंज करके कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, मैंने पहले ही बता दिया था कि क्रमचय में आपस में स्तंभों को चेंज करने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इक्वल सेम नहीं हो, जैसे क्रमचय का सेट नहीं हो, तो आप इनको आपस में सेट कर सकते हैं ना, सीरियल वाइज 1 2 3 4। अब देखिए, पहले आप गॉफ निकाल रहे हैं तो एफ पर जाइए। एफ ये है 1 का 3 के साथ, 1 का किसके साथ 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2 का किसके साथ 1 के साथ, 1 का 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 का 4 के साथ मैपिंग है, 3 की मैपिंग किसके साथ है 4 के साथ है। 4 की किसके साथ है 1 के साथ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 4 की किसके साथ है 2 के साथ, किसके साथ है 2 के साथ, तो 2 की यहाँ किसके साथ है 3 के साथ। इस तरह से आप कॉप निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए, इससे एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा आपका। आप फॉग को देखिए क्या निकल कर आया है, 1 2 3 4 ऊपर का सेम रहेगा, 1 4 2 3, और गॉप यहाँ आपका निकल कर आया है कि क्रमचय में फॉग नॉट इक्वल में होता है गॉप के। ये ध्यान रखना, आप ये कंडीशन याद रखना, जो क्रमचों का जो गुणन होता है उसमें फॉग और गॉप नॉट इक्वल होते हैं। ये तो भैया एक कॉन्सेप्ट था, है ना। मेरे हिसाब से ये इजी है, इससे निकालना इजी होगा। थोड़ा सा आप ध्यान रखना, दोबारा से देख लीजिए। तो जब आप फॉग निकालें तो सबसे पहले जी पर जाइए। 1 2 3 4 इस तरह से दे रखा है। 1 की मैपिंग किसके साथ है 2 के साथ है, किसके साथ है 2 के साथ है। अब इस ऐप में आइए, 2 की किसके साथ है 1 के साथ, तो आप क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। इस तरह से 2 की 3 के साथ है, 3 की किसके साथ है 4 के साथ, तो यहाँ क्या जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं। एक स्टेप तो ये हुआ भाई, इस तरीके से कर सकते हैं आप ना। सेकंड प्रोसेस देखिए आप किस तरह निकाल सकते हैं। और ये विशेषकर ध्यान रखना, क्रमचय गुणन में भोग नॉट इक्वल होता है किसके गौप के। किसके इक्वल होता है नॉट इक्वल गौप के। एक आप इस तरह निकाल सकते हैं, देखिए आएगा वही सेम ही वही F1। इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। F1 किसके इक्वल होता है 3 के। F2, F2 की मैपिंग किसके साथ है 1 के साथ। F3 की मैपिंग किसके साथ है 4 के साथ, और F4 की मैपिंग किसके साथ है 2 के साथ। F4 की मैपिंग किसके साथ है 2 के साथ। इसमें देखिए G1 की मैपिंग किसके साथ है 2 के साथ। G2 की मैपिंग किसके साथ है 3 के साथ। G3 की मैपिंग किसके साथ है 4 के साथ। और G4 की मैपिंग किसके साथ है 1 के साथ। किसके साथ है 1 के साथ। अब यहां से देखिए F G1 निकालिए, है ना। आप इस तरह लिख सकते हैं, या फॉग G1 निकालिए। फॉग G1 निकालिए, सबसे पहले आप जाइए। फॉग G1 क्या है 2। फॉग G1 क्या है 2, यानी कि क्या आ जाएगा F2। F2 आ जाएगा ना। फॉग G1 क्या है 2 है। F2 क्या है 1 है। क्या है 1 है। यही मान वहां आया था ना भाई, आया था ना। जब आप उस कॉन्सेप्ट से कर रहे थे तब भी 1 निकल कर आया था, और इस तरीके से करेंगे तब भी यहाँ पे यही रहेगा, यही मान निकल कर आएगा। उस मेथड से कीजिए या इस मेथड से कीजिए, मान भाई सेम आएगा। समझ गए ना किस तरह से करना है। आपको इस तरह लिखना है। अब देखिए आप निकालिए F G2 निकालिए। F G2 निकालेंगे आप इस तरह लिख देना फॉग 2, यानी कि G2 देखिए 3 है, तो यानी कि F3 हो जाएगा। F3 देखिए 4 आ जाएगा। इस तरह से आप सब निकाल सकते हैं भाई, सभी के मान निकाल सकते हैं। गो फॉग 1 2 3 4 इस तरह निकाल सकते हैं। कोई से भी मेथड से कीजिए, मेथड फर्स्ट से कीजिए या सेकंड से कीजिए भाई। मेरे हिसाब से फर्स्ट मेथड इजी लगेगा आपको, उसमें टाइम आपका कम वेस्ट होगा। ठीक है। ये तो क्रमचों का गुणन हुआ। क्रमचय के बारे में बता चुके हैं, और परम्यूटेशन ऑफ क्रम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन, है ना, दोनों आपको समझ आ जाने चाहिए। विशेषकर यह ध्यान रखना, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में सबसे ज्यादा ये कॉन्सेप्ट यूज में आएगा। बाकी की डेफिनेशन है वो देख लेना नॉर्मल। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, दो क्रमचों की तुल्यता।
सेकंड यूनिट को अच्छे से किया जाएगा भैया ना, जिस तरह से फर्स्ट करवाई थी उसी तरह से, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जिसने अच्छे से कर ली, उसकी थर्ड और फोर्थ यूनिट इजीली हो जाएंगे भैया ना। उनमें थ्योरम्स में आपको कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरम्स तो वैसे भी आपको याद रखनी है। दो क्रमों की तुलना, इक्वलिटी ऑफ टू परम्यूटेशन, दो क्रमचों की तुलना। देखिए, ये सेट मान लेता हूं मैं S बराबर, जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4। परिमित सेट है ना भाई, परिमित सेट है, जिसमें क्रमचों की कितनी संख्या होगी बता सकते हैं ना आप? किस तरह से बता सकते हैं? 4 फैक्टोरियल होगी। कितनी होगी? 4 फैक्टोरियल। क्या होगी? 4 फैक्टोरियल होगी। 4 फैक्टोरियल, इसमें से मैं मान लेता हूं दो क्रमचय एफ व क्या है, जी है। एक सेट माना है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4। इसमें क्रमचों की संख्या कितनी होगी? 4 फैक्टोरियल होगी। कितनी होगी? 4 फैक्टोरियल होगी। मैं मानकर चलता हूं टू क्रमचय एफ तथा क्या है, जी है। एफ तथा जी है। तो एफ बराबर देखिए 1 2 3 4 है ना। 1 2 3 4, 3 1 4 2। जी बराबर देखिए 1 2 3 4। एफ बराबर 1 2 3 4, 1 की ना, कैसी मान लेना है आप, ऊपर सेम मान लेना, कोई बात नहीं है। इस तरह मानना 4 2 1 3, 4 2 1 3 है ना। दो क्रमचय मान लेता हूँ एफ तथा जी है फॉर फैक्टोरियल में से, इनमें से 2। अब देखिए, दो क्रमचय मान लिए मैंने एफ तथा जी। दो क्रमचों की तुल्यता, दो क्रमचय तुल्य कब होंगे? जब उनमें देखिए उनके प्रति चित्रण इक्वल होंगे। इसमें 1 का किसके साथ है? 3 के साथ। इसमें भी देखिए 1 का किसके साथ है? 3 के साथ। 2 का किसके साथ है? 1 के साथ। 2 का किसके साथ है? 1 के साथ। 3 का किसके साथ है? 4 के साथ। हाँ, 4 का किसके साथ है? 2 के साथ भाई। अब स्तंभ आपस में क्रम उनका चेंज हो सकता है, उससे क्रमशः पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। तो दो क्रमचों की तुल्यता, दो क्रमचय तुल्य कब होंगे? अब आपसे डेफिनेशन पूछ ले कि दो क्रमचय तुल्य कब होंगे, तो दो क्रमचय किसी से ऐसे मानना, माना किसी परिमित सेट में n एलिमेंट हैं, तो उनमें से दो क्रमचय क्या होंगे? तुल्य जब होंगे जब उनकी प्रतिचित्रण आपस में क्या हो? इक्वल हो। प्रतिचित्रण आपस में कैसे हो? इक्वल हो। समझ गए ना? दो क्रमचयों की तुल्यता की डेफिनेशन किस तरह से लिखनी है? माना किसी परिमित सेट में n क्रमचय हैं, उनमें से कोई दो क्रमचय तुल्यता तुल्य क्रमचय होंगे यदि उनके आपस में प्रतिचित्रण कैसे हो? इक्वल हो। इस तरह से आप तुल्यता, दो क्रमचयों की तुल्यता के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, आइडेंटिटी परम्यूटेशन, तत्समक क्रमचय। देख लेना भाई हिंदी में ना किस तरह लिखा है। आइडेंटिटी परम्यूटेशन, तत्समक क्रमचय। ये एक परिमित सेट मान लेता हूं जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4। कितने? 1 2 3 4। इसमें क्रमचयों की संख्या कितनी होगी? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल होगी। कितनी होगी? 4 फैक्टोरियल होगी। कितनी होगी? 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 24 आएगा। इस तरह करना है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 इंटू 4, 24 आ जाएगा। इस सेट मान लेता हूँ जिसमें 1 2 3 4 क्या एलिमेंट हैं, तो इसमें टोटल क्रमचयों की संख्या क्या होगी? 4 फैक्टोरियल होगी, यानी कि टोटल आ जाएंगे 24 क्रमचय बनेंगे भाई, है ना। 24 बनेंगे।
इनमें से कम भाई एक क्रमचय ऐसा होगा जो कि आइडेंटिटी क्रमचय होगा। कैसा क्रमचय होगा? आइडेंटिटी क्रमचय होगा। देखिए जैसे उसकी 1 2 3 4 मैप 2 3 4 1 की मैपिंग किसके साथ होगी? 1 के साथ, 2 की मैपिंग 2 के साथ होगी, 3 की मैपिंग 3 के साथ होगी, 4 की मैपिंग 4 के साथ होगी। उसको आप क्या बोलते हैं? तत्समक क्रमचय बोलते हैं। जो तत्समक क्रमचय बोलते हैं। तत्समक क्रमचय क्या होता है? मानना किसी परिमित सेट में क्या है? n एलिमेंट हैं। क्या है? n एलिमेंट हैं। उनमें से प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ क्या हो? प्रतिचित्रण हो, तो उसको आप क्या बोलते हैं? तत्समक क्रमचय बोलते हैं, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी कि प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ क्या होना चाहिए? प्रतिचित्रण होना चाहिए। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ। ये क्या होता है? आइडेंटिटी परम्यूटेशन। कि स्वयं का स्वयं के ही साथ क्या हो? क्या हो? प्रतिचित्रण हो। डेफिनेशन आप इजीली बना सकते हैं भैया ना। कॉन्सेप्ट समझना, डेफिनेशन इजी लिख देंगे। लास्ट हेडिंग और एक भैया ना, लास्ट परिभाषा और देख लेना। तत्समक क्रमचय होगा फर्स्ट में क्रमचय, फिर आप परम्यूटेशन, मल्टीप्लिकेशन और परम्यूटेशन, फिर दो क्रमचयों की तुल्यता और आइडेंटिटी क्रमचय। नेक्स्ट देखिए प्रतिलोम क्रमचय, इनवर्स परम्यूटेशन। प्रतिलोम प्रतिलोम क्रमचय, इनवर्स परम्यूटेशन। इनवर्स परम्यूटेशन देखिए, कोई क्रमचय प्रतिलोम क्रमचय कब कहलाएगा? देखिए एफ मान लेता हूं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 3 1 4 2 इस तरह से मान लेता हूं, और एक एफ इनवर्स 3 1 4 2 1 2 3। प्रतिलोम क्रमचय कहलाएगा यदि एफ एफ इनवर्स किसके इक्वल आए? आइडेंटिटी के इक्वल आए। क्या है? दो क्रमचय प्रतिलोम क्रमचय कहलाएंगे यदि उनका मान किसके आए? इक्वल आए, आइडेंटिटी के इक्वल आए। किसके इक्वल आए? आइडेंटिटी के इक्वल आए। किसके इक्वल आए? आइडेंटिटी के इक्वल आए। दो क्रमचय प्रतिलोम क्रमचय कहलाएंगे यदि उनका मान किसके इक्वल आए? आइडेंटिटी के इक्वल आए। देखिए आप सॉल्व करके देख सकते हैं। या एफ एफ इनवर्स निकालू तो 1 2 3 4, 3 1 4 2, 3 1 4 2, 1 2 3 4। एफ तथा एफ इनवर्स निकाल कर देखना। अभी ये ध्यान रखना, मैंने बोला था कि क्रमचयों में स्तंभ चेंज, आपस में स्तंभ चेंज करने से क्रमचय पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्रमचय के गुणन पर। तो आपस में जो सेट नहीं है 1 2 3 4, इसमें आपस में आपको सेट करके लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 इस तरह लिख सकते हैं, है ना। 3 1 4 2 आपस में इनको सेट करके लिख लेना 1 2 3 4। 1 के साथ क्या है? 2 है, 2 के साथ 4 है, 3 के साथ 1 है, और 4 के साथ 3 है। इस तरह से आप आपको क्रम से लिख सकते हैं ना। अब देखिए एफ एफ इनवर्स एफ दिख रहा होगा शायद यहाँ तक तो। हम्म, 1 2 3 4। देखिए एफ इनवर्स निकाल रहे हैं ना, तो एफ इनवर्स के भाग पर जाइए। 1 का किसके साथ है मैपिंग? 2 के साथ है,
2 की किसके साथ है? 1 के साथ है। किसके साथ है? 1 के साथ है। इस तरह निकाल देना मैपिंग। सबसे पहले देखिए एफ इनवर्स निकाल रहे हैं। एफ इनवर्स निकाल रहे हैं तो एफ इनवर्स की भाग पर जाइए। 1 की मैपिंग किसके साथ है? 2 के साथ है। जब इसकी 1 की 2 के साथ है तो इस भाग में आपको 2 की मैपिंग के साथ आना है। 2 की किसके साथ है? 1 के साथ है, तो उसको आपको यहाँ लिख देना 1 के साथ होगी। 2 की मैपिंग किसके साथ है? 4 के साथ है। इसमें देखिए 4 की किसके साथ है? 2 के साथ है। 3 की 1 के साथ है, 1 की 3 के साथ है। 4 की 3 के साथ है, 3 की किसके साथ है? 4 के साथ है, यानी कि एफ इनवर्स किसके इक्वल आ रहा है? आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है, तत्समक के इक्वल आ रहा है। किसके इक्वल आ रहा है? तत्समक के इक्वल आ रहा है। तो प्रतिलोम क्रमचय की डेफिनेशन क्या हो गई भैया? यदि दो क्रमचौकों का गुणनफल क्या हो? दो क्रमचों का गुणनफल आइडेंटिटी के क्या हो? इक्वल हो, तो प्रतिलोम क्रमचय कहलाता है। यदि दो क्रमचों का गुणनफल आइडेंटिटी के इक्वल हो तो वो क्रमचय क्या कहलाता है? प्रतिलोम क्रमचय कहलाता है। एक दूसरे के प्रतिलोम क्रमचय कहलाते हैं। यदि दो क्रमचों का गुणनफल आइडेंटिटी के इक्वल हो तो आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? प्रतिलोम क्रमचय कहलाएंगे। समझ गए ना? प्रतिलोम क्रमचय किसके इक्वल होता है? दो क्रमचय मान लिया आपने, यदि उनका गुणनफल आइडेंटिटी के इक्वल है तो आपस में एक दूसरे के प्रतिलोम क्रमचय कहलाते हैं। ये किसकी डेफिनेशन हो गई? प्रतिलोम क्रमचय की डेफिनेशन हो गई। फर्स्ट में आपने परम्यूटेशन के बारे में पढ़ा था, फिर मल्टीप्लिकेशन और परम्यूटेशन। परम्यूटेशन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए भाई। एक एक जो भी ये डेफिनेशन बताइए ना, आपको एक नंबर में पूछ सकता है। अलजेब्रा में जो ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें 7 अंक का होता है, इसमें एक एक अंक के क्वेश्चन आते हैं, तो आपसे कोई भी एक डेफिनेशन पूछ सकता है इस लेक्चर में से। सेकंड मैंने बताई थी पर मल्टीप्लिकेशन और परम्यूटेशंस, वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान रखना भाई। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में सबसे ज्यादा यूज लिया जाएगा। सेकंड था इक्विलिटी ऑफ टू परम्यूटेशन, दो क्रमचों की तुल्यता, है ना। फोर्थ था आइडेंटिटी परम्यूटेशन, और फिफ्थ मैंने बता दिया है इनवर्स परम्यूटेशन, प्रतिलोम क्रमचय। ठीक है भाई। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ और डेफिनेशन है, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, चक्री के बारे में ना, साइक्लिक के बारे में, साइक्लिक की कोटि के बारे में, साइक्लिक की पावर के बारे में, इन सब के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट करवाऊंगा। जिस तरह से मैंने आपको फर्स्ट यूनिट को करवाया था उसी तरह मैं सेकंड यूनिट करवाऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ। थर्ड और फोर्थ में डायरेक्ट फॉर्म्स करवा दी थी, लेकिन ऐसा डायरेक्ट भी नहीं करवाया था। जो फॉर्म्स में जो कॉन्सेप्ट यूज में लिया गया था उसको साथ साथ में बता दिया गया था। ठीक है भाई। पढ़ते जाना भाई, कंटिन्यू देखते जाना। आपका सेमेस्टर अब जनवरी में होगा, ज़्यादा टाइम है नहीं आपके पास, 1 मंथ का टाइम है, तो मैथ्स फिजिक्स सारा कुछ कवर करना है, तो उसमें अच्छे से कीजिए ना। ठीक है।